हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे सेक्शन 38। सेक्शन 37 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 38। तो इस धारा की व्यवस्थाओं के अंतर्गत वे मामले आएंगे जिनमें परिस्थितियों में ही प्रकृति फेरफार होता रहता है और स्थावर संपत्ति का अंतरण करने के लिए कोई व्यक्ति अधिकृत है और वह उन परिस्थितियों का अभिव्यक्त करके संपत्ति को प्रतिफल के लिए अंतरित करता है। मतलब किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है और ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें ज़्यादातर फेरफार होता रहता है, ठीक है, और वह उन परिस्थितियों को अभिव्यक्त कर संपत्ति को प्रतिफल के लिए अंतरित करता है और अंतरित सद्भावपूर्वक युक्त सावधानी से कार्य करता है। तो संबंधित व्यक्तियों जिन पर प्रभाव पड़ा या समझाया कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी। तो स्थावर संपत्ति का अंतरण करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? एक तो संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता माना जाएगा और एक अवयस्क अभिभावक या हिंदू विधवा, निष्पादक या न्यासधारी और सेवायत। तो अधिनियम की धारा 39 देखते हैं अब। इसके अनुसार यदि भरण पोषण के दायित्व या किसी भी अग्रसरता या विवाह के लिए व्यवस्था से भारित कोई संपत्ति अंतरित हो जावे तो सभी दायित्व उस अंतरित के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय बने रहेंगे यदि नीचे लिखित शर्तें पूरी हो रही हों, अंतरित को इसका पता रहा हो और अंतरण मुफ्त का किया गया हो। ठीक है, तो ये भरण पोषण के दायित्व के बारे में बता दिया सेक्शन 39। सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रति संविधाएं। सेक्शन 40 बताता है ये ऐसी सामान्य संविधाएं होती हैं जो परस्पर सन्निकट स्थित दो भूखंडों के स्वामियों के बीच लागू होती हैं। इसके द्वारा एक भूखंड के स्वामी को निकटस्थ भूखंड पर कुछ करने या कुछ किए जाने से रोकने का अबाधित अधिकार प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य उसकी संपत्ति की कीमत को अशून्य बनाए रखना या आवास की सुविधाओं को स्थायी रखना होता है। ठीक है, और तो ये दो भूखंडों के स्वामियों के बीच लागू होती है सेक्शन 40। ठीक है, तो उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताती है। और इसके द्वारा एक भूखंड के स्वामी को जो दूसरा निकटस्थ भूमि खंड पर कुछ करने या कुछ किए जाने से रोकने को अबाध अधिकार देता है और इसका उद्देश्य उसकी संपत्ति की कीमत को शून्य रखना या आवास की सुविधाओं को स्थायी रखना होता है। तो क्या निर्बंधात्मक प्रति संविधाओं को समाप्त किया जा सकता है? तो ब्रिटेन की भांति भारत में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये संविधाएं समाप्त हो सकती हैं। वैसे तो ये संविधाएं शाश्वत हैं, लेकिन नियम शर्तें तो के घटित होने पर ये समाप्त हो सकती हैं। नंबर 1, जब प्रति संविधा प्रभाव रहित हो चुकी हो। नंबर 2 है इसका प्रवर्तन करने वाला कोई न हो। ठीक है, ये समाप्त हो जाएंगी। एक तो ये प्रभाव रहित हो गई हो या प्रवर्तन करने वाला कोई ना हो, संबंधित पक्षों ने नए करारी समझौते द्वारा इसकी समाप्ति कर दी हो, या फिर संविदा का नियमित प्रवर्तन संपत्ति के समुचित प्रयोग में बाधक साबित हो। ठीक, और प्रति संविदाकर्ता या उसके मातहतों अंतरित्यों आदि के लिए उपयोगी न होने की स्थिति में। इस पर एक क्वेश्चन है, क्या निर्बंधात्मक प्रति संविदा सुखाचार का रूप है? तो है भी और नहीं भी। तो यह सुखाचार से बिल्कुल भिन्न है। सुखाचार सीमित अधिकारों जैसे प्रकाश, मार्ग, धूप, वायु आदि से संबंधित अधिकार है, और जबकि निर्बंधात्मक प्रति संविदाओं द्वारा किसी प्रकार का स्वीकारात्मक नकारात्मक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन है 41, दृश्यमान स्वामी यानी ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। ये बताता है जिस व्यक्ति में स्वामित्व के प्राय सारे गुण विद्यमान हो, मतलब स्वामी तो नहीं है लेकिन स्वामी जैसा मिलता जुलता है, उसके गुण विद्यमान है। जैसे उसके नाम में अंतरण विलेख है या संपत्ति पर कब्जा है उसका, या कागजातों में प्रविष्टि या दस्तावेज आदि हो, तो उसे दृश्यमान स्वामी कहा जाता है। दृश्यमान स्वामी वास्तविक मालिक नहीं होता, लेकिन वास्तविक मालिक जैसे अधिकार रखता है या उसके मिलता जुलता होता है। तो दृश्यमान स्वामी और असली स्वामी दोनों के विधिक स्वामित्व में अंतर है। व्यवहारिक रूप से इनके बीच अंतर करना संभव है, लेकिन दृश्यमान स्वामी असली स्वामी का पूर्ण स्थान पर सा होता है, परंतु इस पर मलकियत का खोल चढ़ा होता है, जो कि ऐसी स्थिति वास्तविक स्वामी की निष्क्रियता सक्रियता से उत्पन्न होती है। अतः वही इसके बुरे भले परिणामों को भी भोगता है। ऐसे दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण को सही कानूनी घोषित किया गया है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के अनुसार यदि अंतरित ने युक्त सावधानी बरतने के बाद श्रद्धापूर्वक कार्य किया है तो दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण इस आधार पर शून्य करनी नहीं होगा कि अंतरक को संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार नहीं था। मतलब कि जो दृश्यमान स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी किसी को अंतरित कर देता है स्वामी बनकर, और बाद में फिर ये कहता है कि मुझे तो राइट ही नहीं था, तो वहाँ पर उसका अंतरण वैध माना जाएगा। वो इसलिए नहीं ले सकता कि वह स्वामी नहीं था। तो दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए अंतरण का आवश्यक तथ्य है किसी व्यक्ति का किसी अचल संपत्ति का दृश्यमान स्वामी होना और संपत्ति का अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया हो, या दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के लिए वास्तविक स्वामी की सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो और अंतरित ने पूरी सावधानी के पश्चात सद्भावनापूर्वक कार्य किया हो। इस पर प्रमुख बात है गुरुबचन सिंह बनाम पंजाब
बिजली बोर्ड, ये बात जरूर याद रखना, आपको पूछे जाते हैं। तो इस बात में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए अंतरण का कब्जा अंतरित नहीं प्राप्त कर सकते यदि संपत्ति का मूल स्वामी अवयस्क है। और लक्ष्मण बनाम कालीचरण वीकली रिपोर्ट का है, इसमें बाद में प्रिवी काउंसिल ने दृश्यमान स्वामी के लक्षणों को स्पष्ट किया। गुरुबख्श सिंह बनाम निक्का सिंह के मामले में कहा कि कोई व्यक्ति उससे अधिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता जितना कि वह स्वयं उस संपत्ति में रखता है। इस सामान्य नियम का अपवाद धारा 41 है। यदि किसी संपत्ति का अंतरण उस समय किसी ऐसे पक्ष ने किया हो जिनके बीच उस संपत्ति के विषय में मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फैलाव सिद्धांत अंतरिक्ति के अधिनियम की धारा 42 के संरक्षण नहीं दे पाएगा। ठीक है। और